नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ में इस बार नगरीय निकाय चुनाव सवालों के बीच हो रहा है। पहला सवाल तो यही उठा था कि क्या नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ होंगे। दूसरा सवाल ये उठा कि नगरीय निकाय चुनाव बैलेट से होंगे या ईवीएम से। और अब जब निकाय चुनाव बैलेट से नहीं ईवीएम से हो रहे हैं, तब भी सवाल उठ रहा है कि एक ही ईवीएम से नगरीय निकाय क्षेत्र के चुनाव कैसे संपन्न होंगे। दरअसल भूपेश बघेल ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा और पूछा है कि जिस तरह से चुनाव संपन्न करवाए जा रहे हैं, क्या उस पर संदेह नहीं उठता। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। क्या निकाय चुनाव में ईवीएम के साथ वीवीपैट न होना सवाल खड़े नहीं करता है? क्या वोटरों को जागरूक किए बिना एक ईवीएम में 2 वोट डलवाना सही है? क्या ईवीएम की प्रोग्रामिंग करने वाली एजेंसी केंद्रीय चुनाव आयोग से अधिकृत है? निकाय चुनाव के नतीजों के बाद पंचायत चुनाव करना निर्देश की अवहेलना नहीं है? ये सवाल कांग्रेस ने ईवीएम से निकाय चुनाव होने पर उठाए हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर 4 सवाल पूछे हैं। पूर्व सीएम ने लेटर लिखा तो कांग्रेस नेताओं ने भी ईवीएम राग अलापना शुरू कर दिया। इस सरकार में ना पारदर्शिता है, ना विश्वास है, ना भरोसा है। इसलिए पहले तो कभी बैलेट पेपर में बोलते हैं, तो कभी ईवीएम में बोल रहे हैं। तो खुद को उनको भरोसा नहीं है। लेकिन हम लोग तो मांग किए हैं कि चुनाव बैलेट पेपर में ही होना चाहिए। लेकिन सरकार अपने मनसानुसार करा रहा है। लेकिन पारदर्शिता बने रहे, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये तो समझ के बाहर है। निर्वाचन आयोग को मैंने पत्र लिखा है, उसके स्पष्टीकरण करना चाहिए उसको। इतने कम समय में इलेक्शन होना भी कहीं न कहीं किस रूप में दिखता है? देखिए, सरकार के नियत नहीं थी चुनाव कराने की। ये पहली दफा नहीं है देश में चुनाव कहीं भी हो, कांग्रेस के निशाने पर हमेशा ईवीएम रहती है। छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव से पहले भी वही नजर आ रहा है। कांग्रेस के लेटर को लेकर मुख्यमंत्री ने निष्पक्ष चुनाव की बात कही तो डिप्टी सीएम ने इसे हार का डर बता दिया। बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव होगा और उनको कहीं लगता है कि निष्पक्ष नहीं हो रहा है तो उनको आपत्ति करने के लिए जगह है। हारने का भय होगा तो ईवीएम की बात कर रहे होंगे, हो सकता है। वो अमित शाह जी ने बताया था ना पिछली बार कि जब ये महाराष्ट्र में चुनाव हारे तो वहीं धरना दिया कि ईवीएम खराब है और नए कपड़े पहनकर जाकर के झारखंड में शपथ ले ली। तो भाई ऐसे थोड़े होता है, दोनों ही बातें स्पष्ट करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में 11 फरवरी को निकाय इलेक्शन होंगे। ईवीएम मशीन से जनता पार्षद और महापौर चुनेगी। 15 फरवरी को नतीजे आएंगे। उससे पहले ही ईवीएम पर सियासी जंग छिड़ गई है। कांग्रेस ने ईवीएम दांव खेलने की कोशिश की है, लेकिन क्या ये दांव जिताएगा निकाय चुनाव? भूपेश बघेल की चिट्ठी में 4 बड़े सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल ईवीएम को लेकर है, जिसमें वीवीपैट नहीं होने पर कौन से सॉफ्टवेयर से मॉनिटरिंग होगी। सवाल जायज भी है क्योंकि वीवीपैट नहीं होने पर चुनाव की निष्पक्षता पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। दूसरी बात यह कि चुनाव करवाने के लिए कर्मचारियों को कितना ट्रेंड किया गया है। बाकी के 2 सवाल उतने ज्यादा मायने तो नहीं रखते, लेकिन एक महत्वपूर्ण बिंदु उसमें यह है कि चुनाव कार्यक्रम के बीच नगरीय निकाय के नतीजे क्यों जारी किए जा रहे हैं। हालांकि भाजपा इसमें कुछ बोल नहीं रही है, पर एक लाइन का जवाब सीएम साय का जरूर आया कि कांग्रेस को अगर आपत्ति है तो उसके लिए उचित फोरम में वो शिकायत कर सकती है। लेकिन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से अलग कुछ सवाल तो उठते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि चुनाव के बीच में परिणाम जारी करना क्या चुनाव की निष्पक्षता में असर नहीं डालेगा, क्योंकि ऐसी परंपरा पहले हमने कहीं नहीं देखी। राष्ट्रीय चुनाव आयोग जो है वो बहुत साफ करता है, किसी भी तरह से चुनाव के बीच में रिजल्ट नहीं डिक्लेयर होता। सबसे बड़ी बात है कि चुनाव के बाद जो हम चुनाव के नतीजे दिखाने की कोशिश करते हैं, जो हम वोटरों से बात करते हैं, उसमें तक मनाही रहती है कि आप पोस्ट चुनाव, जब तक सब चुनाव नहीं निपट जाए तब तक आप किसी भी तरह का कोई असर भी नहीं डाल सकते। महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षदों के मत एक ही ईवीएम में डाले जाएंगे, मतलब एक ही मशीन में 2-2 बार मतदान होगा। क्या इससे काउंटिंग पर सवाल नहीं उठेंगे? और सबसे अहम बात, जब अलग अलग पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं और ईवीएम से ही नगरीय निकाय के सभी चुनाव होंगे, तो फिर आपत्तियों का निपटारा कैसे होगा? सवाल है, कुछ सवाल बंसल न्यूज उठा रहा है। क्या कांग्रेस का ईवीएम वाला दांव निकाय चुनाव जिताएगा? क्या ईवीएम का राग छेड़ना मुद्दों से भटकाने की कोशिश है? तीसरा सवाल, आखिर हर चुनाव में ईवीएम पर सवाल क्यों उठने लगते हैं? 3 सवाल है जो लगातार बंसल न्यूज उठा रहा है। मैं मानव से तारुफ करूंगा। डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत स्वागत करता हूं। वंदना राजपूत जी हैं, कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। किरण जी हैं हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले किरण जी के पास चलता हूं। किरण जी,
हम अपने पहले सवाल से ही आपसे शुरुआत करेंगे कि आप लोग जो चुनाव करवा रहे हैं वो क्या सही प्रक्रिया है, और खाली ये कह देना कि निष्पक्ष चुनाव है, इसकी गारंटी आप दे रहे हैं कांग्रेस को कि वाकई में चुनाव जो होगा वो निष्पक्ष होगा? किरण जी। आदित्य जी, ये सबसे पहले तो ये कहना कि हमारी सरकार ये चुनाव करवा रही है, ये बहुत गलत होगा। ये चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग ये चुनाव करवा रही, हमारी सरकार नहीं। अगर पूरी घटनाक्रम को देखें आदित्य जी, तो पिछले एक माह के क्रोनोलॉजिकली घटना को देखें तो पहले कांग्रेस ने ये सवाल उठाया कि अब समय समाप्त होने पर, कार्यकाल, महापौरों के कार्यकाल खत्म होने के बाद इनके ऑफिसर्स को बिठाया जा रहा है। उसके बाद इन्होंने कहा कि ये चुनाव टालना चाहते हैं, चुनाव समय पर करवाना ही नहीं चाहती भाजपा। जब चुनाव समय पर करवाने की बात की गई, तारीखें ऐलान की गई, तो इन्होंने कहा कि बच्चों की परीक्षाएं, बोर्ड परीक्षाएं बाधित होंगी, डिस्टर्ब होंगे। जब बोर्ड परीक्षा के पहले चुनाव प्रक्रिया समाप्त की जाएगी, रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी कहा गया, तो अब ये ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। तो ये सारी घटनाक्रम को देखे आदित्य जी, तो यही साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव से पहले ही कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है और अपने आने वाली हार को लेकर वजह तलाश करने की कोशिश करती है। तो ये सारी घटनाक्रम बता रही कि पहले ही कांग्रेस ने हार मान ली है। और रही बात प्रश्न उठाने की आदित्य जी, तो शुरू से ही कांग्रेस के डीएनए में रहा है कि वो प्रश्न चिन्ह उठाती रही, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर ले, राम सेतु, राम भगवान के अस्तित्व की बात कर ले, अगर बस्तर में नक्सलाइटों के साथ एनकाउंटर होता तो उस पर भी सवाल उठाती है। तो कांग्रेस के डीएनए में सवाल उठाने की बात तो लाजमी है। मुझे लगता है हमें चुनाव आयोग के कार्यप्रणाली पे प्रश्न चिन्ह उठाना चाहिए। अगर उन्होंने ये फैसला लिया है तो बहुत सोच समझकर लिया है। अगर आपने जैसे कहा कि हमारे विष्णुदेव साय जी ने भी कहा, अगर ये इनको कहीं इस बात पे, ट्रांसपेरेंसी पे कुछ बात आ रही है, इनको कहीं पे शक हो रहा है, तो उचित फोरम पे बात उठा सकते हैं। किरण जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही। किरण जी, आप दोनों ही बैठे हैं, एक आप स्काइप से जुड़ी हैं, मैडम मेरे बगल बैठी हुई हैं। दोनों मैंने सुना है कि महापौर पद की तगड़ी कैंडिडेट हैं रायपुर की, निश्चित तौर पर प्रत्याशी हो सकते हैं आप दोनों। थोड़ा सा दलगत से उठ के मुझे बताएंगे कि भारत निर्वाचन आयोग जब कोई चुनाव कार्यक्रम जारी करता है, चलिए कोई बात नहीं, भगवान करे आप भी हो जल्दी। मेरा सवाल आपसे था कि भारत निर्वाचन आयोग जब भी कोई कार्यक्रम तय करता है, किरण जी सुनिएगा मेरी बात, लोकसभा के कार्यक्रम आपने देखे, पूरे देश में चुनाव होते हैं जहां जहां होते हैं, कुछ राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों में देखिए लोकसभा का चुनाव एक साथ होता है, विधानसभा का चुनाव बहुत सारे राज्यों का फिर एक साथ होता है, लेकिन परिणाम एक दिन डिक्लेयर किया जाता है। किरण जी, ऐसा नहीं होता कि छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ दूसरे दिन डिक्लेयर, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ तीसरे दिन डिक्लेयर। चुनाव परिणाम एक ही दिन होते हैं, चाहे चुनाव 25 अलग अलग डेट पर हो, लेकिन परिणाम एक दिन जारी होता है, ताकि चूंकि चुनाव आयोग भी कहता है कि इससे निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं। एग्जिट पोल हमको नहीं करने देता चुनाव आयोग, क्यों? क्योंकि उनका यही कहना है कि आप एग्जिट पोल करेंगे तो निश्चित तौर पर दूसरे राज्य का चुनाव प्रभावित हो सकता है। गलत कहता है भारत निर्वाचन आयोग? देखिए, अगर आदित्य चुनाव की, अगर छत्तीसगढ़ चुनाव की बात करें तो नगरीय निकाय और जिला पंचायत चुनाव दोनों ही बहुत अलग तरह के चुनाव है। नगरीय निकाय में जहां एक प्रत्याशी पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ता है, तो जिला पंचायत या त्रिप पंचायत की बात करें तो समर्थन तो होता है ना मैडम, कैसी बात कर रहे हैं अपन? क्या आप समर्थन नहीं देंगे पंच सरपंच को? आपका समर्थन से उम्मीदवार नहीं खड़े होगा, नहीं जीतेगा? अपने व्यक्तित्व पे लड़ता है एक प्रत्याशी। जिला पंचायत की बात करें, जनपद की बात करें तो पूरी तरह। ठीक है, मैं चलता हूँ वंदना जी के पास। मेरे ख्याल से ये किरण जी, मेरे ख्याल से पंच और सरपंच का चुनाव सबसे कठिन चुनाव होता है, सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होता है, क्योंकि हर आदमी से उसको 1 to 1 मार्किंग वाला चुनाव इसे कहा जाता है। हर इंसान के पास आपको खुद जाना पड़ता है, वो चुनाव कहलाता है। पार्टियां भले ना आए, सिंबल भले ना आए, लेकिन पार्टियों के समर्थन से ही उम्मीदवार खड़े होते हैं। वंदना जी, अगर इतने सारे सवाल हैं आप लोग के, तो सवाल का जवाब तलाशने के लिए क्या कर रहे हैं? केवल मीडिया में 2 लाइन, एक लेटर लिख दिए, कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, समय कहां बचा है आप लोग के पास? वंदना जी, देखिए, सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम सबसे पहले, जो मीडिया है, जो हमारे जनता के एक प्रमुख दर्पण है, जो मीडिया है जो सबके पास पहुंचाता है। और दूसरी बात, इतने कम समय में आप देखेंगे आदित्य जी कि भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है, जो बहुत बातें तो करती है, लेकिन हम देखते हैं कि भारत में जो केंद्रीय चुनाव आयोग के उनके जो दिशा निर्देश है, उनके आदेशों को अवहेलना कर रहे हैं। और जैसे चुनाव के परिणाम की आप बात कर रहे थे अलग अलग तिथि पे, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर साफ दिख रही है कि कहीं ना कहीं इनको अपने काम, जो 13 महीने के जो काम है, उस पर इन लोगों को डर सता रही है। दूसरी बात,
हम देखते हैं कि कुछ दिन पहले हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उप मुख्यमंत्री जी, वो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे थे कि ईवीएम पर चुनाव ना करा करके हम बैलेट पेपर पर कराएंगे। लेकिन ऐसा क्या होता है, मैं किरण जी से जानना चाहूंगी, लेकिन ऐसा क्या होता है कुछ दिनों बाद वो अपने बातों से मुकर जाते हैं और फिर से ईवीएम मशीन पर आ जाते हैं। चलिए ठीक है, आप फिर से ईवीएम मशीन पर आए, कोई बात नहीं, लेकिन ईवीएम मशीन के साथ आपको वीवीपैट का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? आप चाहते हैं ना कि पारदर्शिता है, तो पारदर्शिता लाने के लिए आपको वीवीपैट का प्रयोग करना चाहिए ना किरण जी। आप लोगों को किस बात का इतना डर है, किस बात का इतना संशय है? मैं आपके माध्यम से बोलना चाहती हूँ आदित्य जी कि 13 महीने की जो ये सरकार है, इस सरकार से जनता उब चुकी है और कहीं ना कहीं इन लोगों को डर सता रही है। आप देखेंगे कि जनता लगातार, जो जनता, जैसे कि महिलाओं की बात करूं, कुछ दिन पहले एक महिलाएं, जो समूह की महिलाएं आवाज उठाती, तो मंत्री जी क्या बोलते हैं, यदि तुम ज्यादा बात करोगे तो तुमको उठवा करके फेंक देंगे। तो ये मंत्रियों का ये गुरूर है, ये महिलाओं के साथ ऐसा इन लोग शब्दों को उपयोग करते हैं और इतना इन लोग शिष्टाचार दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका शिष्टाचार यही है कि बोलते हैं कि हम महिलाओं को उठा करके भेज देंगे। मतलब हमारे छत्तीसगढ़ की महतारी को, हमारी छत्तीसगढ़ के बहनों को, जो इन लोग को सत्ता में बैठा है, उनको उठा करके फेंक देंगे। आप देखिएगा नगरीय निकाय चुनाव में इन लोगों को कैसे उठा करके फेंकते हैं। भेंट मुलाकात याद है वंदना जी, भूपेश बघेल जी की, कैसा एक महिला से बात की थी बघेल जी ने? तो शायद ये नेता लगता है चुनाव जीतने के बाद इनका वजूद ही इस प्रकार का हो जाता है। चित्रकर साहब, आपने बघेल जी के चारों सवालों को पढ़ा है, दम तो है चारों सवालों में, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल आदित्य जी, बीजेपी के सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस चुनाव आयोग, वो जो याचिका दायर हुई थी वहीं से वीवीपैट का अस्तित्व आया। सवाल यह है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन का, और दूसरा है लेवल प्लेइंग समान हो। आप इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार एक लोकसभा क्षेत्र में एक विधानसभा जो होगा उसका 5% को तो आपको काउंट करने की बात है। तो यहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो चुनाव है उसमें आप यह नहीं कर सकते, और कर रहे हैं तो ये कोर्ट केस हो सकता है। विधि का शासन है, अगर जो पीड़ित होंगे वो जा सकते हैं। या आप कौन सा टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, आप प्रशिक्षण दीजिए ना, विभिन्न क्षेत्रीय पार्टियों से लेकर के अन्य सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को आप कम्युनिकेट करिए, आपका दायित्व है, चुनाव आयोग का दायित्व है। फिर बात आती है राजनीतिक मनोविज्ञान होता है आदित्य जी। आप 11 तारीख को नगरीय निकाय का चुनाव करा रहे हो, 15 को डिक्लेयर कर रहे हो, फिर 17, 20, 23 को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक और पार्ट वहाँ चुनाव है, तो अप्रत्यक्ष रूप से उसका प्रभाव तो पड़ता है। तो मूल बात यह है, चुनाव आयोग का यह दायित्व है कि वह पहले संवाद करे जो भी नया टेक्नोलॉजी ला रहा है, और वो संविधान सम्मत है कि नहीं। पार्लियामेंट में कानून बना है ईवीएम के ऊपर। अब पार्लियामेंट में जिस तरह से हरियाणा हाई कोर्ट का या पंजाब हाई कोर्ट का डिसीजन आया, कानून में परिवर्तन की बात हो रही। और आज शाम को दिल्ली के प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल इसके ऊपर विचार दे रहे हैं। तो यह विषय ऐसा बन गया है, यहाँ पर चुनाव आयोग का दायित्व है। आप इंडिविजुअल नहीं है, आप समूह को बिलोंग करते हैं। फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते हुए दिखना चाहिए और क्रियान्वित होते दिखना चाहिए। कोई सवाल है तो सवाल सामने आकर आपत्ति को उनको बताना चाहिए कि भाई ये आपत्ति, इसका सॉल्यूशन हम ये बता रहे हैं। किरण जी, ये सवाल आज का नहीं है, मैंने बटन दबाया वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल गया, मैंने बटन दबाया वोट कांग्रेस को मिल गया। वीवीपैट से ही तो पता चलता था ना कि आपका वोट किसको जा रहा है। मतलब मशीन तय करेगी किरण जी, ईवीएम तय करेगा मेरा वोट कहां जाएगा। सही कह रहा हूं किरण जी? देखिए, मुझे लगता है आदित्य जी, इस सवाल का जवाब निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता बहुत अच्छे ढंग से दे पाएंगे, क्योंकि मैं तो एक पार्टी की प्रवक्ता हूँ। इसका जो जितना भी टेक्नोलॉजी है, मुझे लगता है जब ये ईवीएम आई थी, जब भी जी प्रचलन में आई थी, तो इससे पहले इसकी टेस्टिंग की गई है और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी इसके पूरे मशीन की जांच की गई है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर, इसकी सच्चाई पर या इसके जो बोलते हैं जेन्युइनिटी पे सवाल नहीं उठाए। तो मुझे लगता है आप और मैं तो एक आम इंसान है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इसकी पारदर्शिता पे सवाल नहीं उठाए हैं, तो हम और आप जैसे लोग इस पे
प्रश्न चिन्ह उठाए तो मुझे लगता है बहुत ही गलत होगा। और ये चुनाव में जाने से पहले भी सभी पार्टी के सभी दलों के नेताओं के सामने भी इसका मुझे लगता है डेमोन्स्ट्रेशन होता है। उस समय भी कांग्रेस के नेता वहां पे उपस्थित नहीं हुए, तो टेस्टिंग तो की जाती है। आदित्य जी, अगर किसी को किसी प्रकार की सवाल रहती है या कुछ भी ऑब्जेक्शन रहता है तो उस टेस्टिंग के दौरान कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जब इसकी टेस्टिंग होती है, डेमोन्स्ट्रेशन होता है, तो जिसे भी जो भी पार्टी को इस पर सवाल उठाने पड़ते हैं तो रहते हैं, तो मुझे लगता है इस टेस्टिंग में जाकर अपनी सारी क्वारीज क्लियर कर सकते हैं। किरण जी आवाज नहीं आ रही आपकी। किरण जी आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी भी नहीं आ रही है? बिल्कुल जी, बताइए जी। जी आ रही, प्लीज मैंने प्लीज कहा कंटिन्यू करिए। मैंने यही कहा था कि जब भी ईवीएम मशीन जब भी चुनाव से पहले प्रदेशों को सौंपी जाती है तो उसकी टेस्टिंग की जाती है, डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है और इसपे सभी दलों के नेताओं को और आम लोगों को बुला के इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है, टेस्टिंग की जाती है। इसमें जो भी संशय रहता है वो क्लियर किया जा सकता है। वैसे सुप्रीम कोर्ट की भी मैंने बात की, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी मशीन की डेमोन्स्ट्रेशन आप एक किरण जी किरण जी वंदा जी को एक बार आपको याद दिलाना चाहिए भाई, यही तो ईवीएम था जहां आपको 71 का मैंडेट मिला भाई, इसी ईवीएम ने तो कांग्रेस को लाया था। इतना 5-5 उपचुनाव हुआ शुरुआत में 2019 तक, तो मुझे ध्यान है ईवीएम से हुआ, उसके बाद फिर बैलेट से इन्होंने कराया। चलिए वंदा जी, राज्य निर्वाचन आयोग इतना बड़ा चुनाव करवा रहा है तो तैयारी तो की होगी ना, कोई सॉफ्टवेयर बनाया होगा। आप अपनी तैयारी नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी साफ बोल रही है अभी से हार का बहाना ढूंढ रहे हैं आप लोग। वंदा जी देखिए, हार का बहाना कौन ढूंढ रहा है वो साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि आदित्य जी ये जो चुनाव है कोई तमाशा नहीं है। आप देखेंगे कि लगातार यदि बात करती हूं मैं कि किरण जी बता दे कि अभी जो ईवीएम मशीन पर जो चुनाव हो रहे हैं वो क्या नई मशीन है या पुरानी मशीन का मेंटेनेंस किया गया है। यदि इस पुरानी मशीन का मेंटेनेंस किया गया है तो किस एजेंसी के द्वारा दिया गया था, क्या क्या फंक्शन डाले गए थे। मेरे को तो ये भी मतलब जानकारी में आता है मीडिया के माध्यम से आदित्य जी कि इस ईवीएम मशीन में कम से कम 3-4 जो नया फंक्शन डाले गए हैं। और आप देखेंगे कि इतने कम समय में कर्मचारी ही प्रशिक्षित नहीं हो पाए हैं, तो अच्छे चुनाव और संपन्न चुनाव कैसे हो सकते हैं आप मेरे को बता दीजिए। जब कर्मचारी को ही समझ नहीं आएगा कि हम कैसे जनता को, कर्मचारी को जब तक समझ नहीं आएगा तो जनता को क्या समझाएंगे। आप देखेंगे कि गांव की बात करें या ग्रामीण एरिया की जो बात करें, वो जनता बहुत भोली भाली होते हैं, कम से कम उसको समझाने के लिए हमको प्रशिक्षित करना पड़ता है। तो यहाँ पर जनता का जो अधिकार है, जनता का जो मत है, कहीं ना कहीं उनका दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कर रहे हैं। दूसरी बात, किरण जी बात कर रही थी ऐसा और वैसा, लेकिन एक बात नहीं बता सकी कि आप लोग चुनाव में पारदर्शिता यदि चाहते हैं तो आप लोग ईवीएम के साथ वीवीपैट करने में, आपको दिखाने में और उसके साथ रखने में आप लोगों को क्या परेशानी है भाई। आप लोगों को किसी चीज का डर है या आप लोग पहले से सेटिंग कर लिए, इस बात का डर है। हम तो बोलते हैं यदि आप में दम है, आपके 13 माह के जो कार्यकाल में यदि आपको लगता है, आपको भरोसा है और डबल इंजन के सरकार में यदि भरोसा है, तो आपको लगता है कि पारदर्शिता के साथ चुनाव करना चाहिए और आप बैलेट पेपर से करवा लीजिए ना, बैलेट पेपर से करवा दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि 13 महीने के सरकार में कितना कुशासन है या सुशासन है। मोदी की जो जादू है कितना वाकई में यहाँ पर चल रहा है या मोदी की जादू चलना बंद हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है, हमने 4 सवाल पूछे, 4 सवाल का यदि जवाब दे दे हमारे मुख्यमंत्री जी या उप मुख्यमंत्री तो हम मान जाएंगे, लेकिन इन 4 सवालों का जवाब मेरे को नहीं लगता आदित्य जी इन लोग दे पाएंगे। ठीक है चंद्रका साहब, एक साधारण सी बात कह रहा हूँ, प्रेस क्लब का चुनाव होता है, आप भी जाते हैं, संयुक्त सचिव के 2 पद होते हैं, अगर मैं गलत हूँ तो करेक्ट करिएगा। हम 2 लोगों को चुनना पड़ता है, संयुक्त सचिव के 2 पद होते हैं, एक बार हम जाते हैं 2 लोग को वोट, एक ही कागज में 2 बार ठप्पा हमको लगाना पड़ता है। लेकिन मैं गारंटी से कहता हूं 50% लोग गड़बड़ कर देते हैं, एक ही जगह सील लगाते तो उनको लगता है 2 जगह लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब चुनाव हो रहा है चंद्राकर साहब, एक ही मशीन में 2 बार वोट डाले जाएंगे, क्या लगता है आपको सही से वोटिंग हो पाएगी? अधिकांश लोगों को तो समझ ही नहीं आएगा कि उनको करना क्या है। क्या आपको लगता है व्यापक प्रचार प्रसार हो पाया? क्या मतदाता इसके लिए तैयार है, उनका प्रशिक्षण हुआ, ऐसा लगता है चंद्राकर साहब आपको? देखिए, हम जिस राज्य को बिलोंग करते हैं आदित्य जी, और चुनाव आयोग का यह दायित्व था, और हम मानते हैं कि यह चुनाव कम समयावधि का है कई कारणों से, लेकिन जो साक्षरता है अभी छत्तीसगढ़ में, उस हिसाब से तो आपको प्रचार प्रसार के साथ ही साथ प्रशिक्षण लगातार आम नागरिकों को भी देना चाहिए था। यहाँ देखते हैं कि आप देखिए, चाहे आप माना कि आप पंचायतों का चुनाव आप बैलेट पेपर से कराएंगे,
वहाँ पर अलग अलग वार्ड के पंचों के लिए, सरपंचों के लिए अलग अलग कलर की आपकी जो पास टाइम में बैलेट पेपर रहती है। लेकिन यहाँ एक ही मशीन से दो प्रत्याशियों का चुनाव, क्या आप ही अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले थे मुख्य चुनाव आयुक्त जी कि हमारे पास सफिशिएंट ईवीएम है, हम अन्य प्रांतों से भी मंगाए हैं, तो यह और स्पष्ट करना चाहिए था। और अभी तक आपके तरफ से यह स्पष्टीकरण नहीं आया है। यह डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार दिया है। वो कार्यकर्ता जो अपने अपने राजनीतिक दलों का झंडा उठाते हैं, खून पसीना बहाते हैं और वो इंतजार करते हैं, वो अपने पार्टियों के नीतियों को जनता तक ले जाते हैं। जिन मतदाताओं से उनका सामना होना है, जो भी प्रत्याशी बने, उनका रोज का संबंध है। तो ये ऐसा चुनाव है जिसमें लगातार प्रतिस्पर्धा रहती है और इनका यह भी याद रखिएगा कि यह कार्यकर्ताओं का चुनाव है और इन कार्यकर्ताओं को अगर हम यह व्यवस्था दे करके हतोत्साहित करते हैं तो फिर ये लीगल पॉइंट बनेगा और इसका परिणाम शायद हो सकता है कि लोकतंत्र के लिए फ्रूटफुल ना हो। किरण जी, कांग्रेस को किसी बात पर अगर आपत्ति है तो निर्वाचन आयोग को सामने आकर आपत्ति दूर करना चाहिए, ऐसा नहीं लगता आपको? भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। ये तो भ्रम बढ़ता जा रहा है ना, और चुनाव आयोग का दायित्व है, निर्वाचन आयोग का दायित्व है किसी भी पॉलिटिकल, क्योंकि वो कोई चुनाव आयोग ना तो बीजेपी का है ना कांग्रेस का है, वो स्वतंत्र संस्था, एक संवैधानिक संस्था है। किसी की कोई दिक्कत हो रही तो बैठ के उसका निपटारा होना चाहिए। भाई वीवीपैट की दिक्कत हो रही है, बैठ के समझाइए, क्यों ऐसा किया जा रहा है वो भी आप समझा सकते हैं। ऐसा नहीं लगता कि चुनाव आयोग इस बार बेरुखी है? चुनाव आयोग की कुछ कम से कम जो भ्रम बढ़ता जा रहा है उसके लिए बीच का कोई रास्ता निकालना चाहिए। किरण जी। बिल्कुल आदित्य जी, बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपसे कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और अपने डिसीजन लेने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। तो और उनके प्रवक्ता मुझे लगता है जल्द ही इस बात का भी खुलासा करेंगे, जो भी उनके सॉफ्टवेयर मशीन को लेकर। और रही बात आदित्य जी, वंदना जी कह रही थी ईवीएम की सेटिंग को लेकर, तो वंदना जी को याद दिला दो, अगर ईवीएम से सेटिंग होती वंदना जी तो वायनाड में प्रियंका गांधी नहीं हमारी पार्टी का प्रत्याशी जीता होता। अगर ईवीएम की सेटिंग होती वंदना जी तो झारखंड में हमारी सरकार होती और हिमाचल में आपकी सरकार नहीं होती। तो बहरहाल ईवीएम की सेटिंग की कितनी ट्रांसपेरेंसी, वंदना जी को इस बात का इल्म तो होना चाहिए। रही बात निर्वाचन आयोग की और नई प्रक्रिया की बात कर रहे हैं आदित्य जी, तो देयर इज ऑलवेज अ न्यू स्टार्ट। हमेशा एक नई उम्मीद की गुंजाइश रहती है और हमेशा देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। अगर कोई नया टेक्नोलॉजी लाया जाता है या कुछ नया इन्वेंशन होता है तो उसके लिए हमेशा फर्स्ट बार उससे तो गुजरना ही पड़ता है। और छत्तीसगढ़ की जनता मुझे लगता है बहुत समझदार है, 5 साल की भ्रष्टाचारी सरकार को भी देख चुकी है और 18 माह में विश्वदेव की सरकार की जो इतनी उपलब्धियां है वो भी देख चुकी है। और जिस प्रकार कोविड काल में गांव से ग्रामीण के लोग जब अपने हाथ से निर्मित मास्क लगा के अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, तो ईवीएम की अभी तो सिर्फ बटन दबाने की बात है आदित्य जी। जनता जानती है अपनी सुरक्षा और उनकी भलाई अब जानती कि कौन सी सरकार बेहतर कर रही है। ठीक, वंदना जी, आप लोगों ने कई लोगों को पत्र लिखे, बहन जी ने, बघेल जी ने, निर्वाचन आयोग को, राज्यपाल को, कोई जवाब नहीं आया क्या? या पत्र लिखकर केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं? ऐसा नहीं लगता कि इसमें आगे बढ़ने की जरूरत है वंदना जी? देखिए, हम लोग लगातार पत्र के माध्यम से सूचित कर रहे हैं कि हमारे पार्टी को और जनता को इस बात का संशय है, तो उनका उत्तरदायित्व तो बनता है कि आदित्य जी की उन बातों के जो संशय है या हमको जो आदेश है उनको निराकरण करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो हम बोलते हैं कि स्वतंत्र जो कार्य प्रणाली है, मेरे को नहीं लगता कि स्वतंत्र कार्य प्रणाली हमारे चुनाव आयोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी के इशारे पर कार्य कर रहे हैं, ऐसा मेरे को लगता है। दूसरी बात, यदि हमको संशय है तो कहीं ना कहीं जो ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट जो होता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए और सामने आकर के इनका हमको जवाब देना चाहिए। और जनता जानना चाहती है कि वाकई में क्या जो ईवीएम मशीन पर हम जो वोट डालते हैं वो जिस चुनाव प्रतिनिधि को हम दे रहे हैं उस प्रतिनिधि को मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। छोटा सा, जब मौजूदा परिस्थिति में आपको किसको फायदा मिलता दिख रहा है? एक ईवीएम में 2 बार बटन, भ्रम की स्थिति है मतदाता के लिए। ईवीएम से चुनाव करवाकर किसको फायदा मिलता दिख रहा है आपको फिलहाल? देखिए आदित्य जी, महापौर जिस क्षेत्र को बिलोंग करता है प्रथम नागरिक है और जो नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं उनका काफ़ी सम्मान होता है। यहाँ पर किसको फायदा मिलेगा, किसको नुकसान होगा, वो तो जनता तय करेगी। लेकिन यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं दिख रहा है और यहाँ पर सभी राजनीतिक दलों को चाहिए कि जो पीठासीन अधिकारी बैठेंगे मतदान केंद्रों में, वहाँ से वो लोग फॉर्म 17 का डाटा जब वो सील करेंगे
तो ये ले लेंगे तो एक बार टेली करने में उनको सुविधा। देखिए, निर्वाचन आयोग की जवाबदारी है, चाहे वो राज्य निर्वाचन आयोग हो या भारत निर्वाचन आयोग हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन बहुत जरूरी होता है। देखिए, निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा तो चुनाव में सवाल उठेंगे। सवाल विपक्ष उठाता है, निश्चित तौर पर 2018 से 2023 तक किरण जी सवाल उठाती थी, 2023 से 2028 तक हो सकता है वंदना जी सवाल उठाएं, सवाल कोई भी उठाए, लेकिन उस आपत्ति का निराकरण करने का दायित्व भी चुनाव आयोग का, और छत्तीसगढ़ की बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग का है। उम्मीद करते हैं कि इस आपत्ति को वो दूर करेगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।